Hello everyone, this is CA ईशा अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं विद आर ऑडिट एमसीक्यू सीरीज, जहाँ हम सॉल्व करते हैं सीए एंटर के चैप्टर का ऑडिट रिलेटेड एमसीक्यूज, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड केस स्टडी बेस्ड। तो हमारे 4 सेशंस या 4 एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आज है हमारा 5वां एपिसोड एंड आज हम कवर करने वाले कंप्लीशन एंड रिव्यू का चैप्टर। तो इस चैप्टर में बेसिकली 6 ऐसे कवर्ड है: 260, 265, 450, 560, 570 एंड 580। अभी इस चैप्टर से उतने एमसीक्यूज आते नहीं है, पर जो आते हैं वो बहुत टेक्निकल है, तो शायद समझने में टाइम लगे, बट नंबर ऑफ एमसीक्यूज ज़्यादा नहीं है, शायद 20-22 एमसीक्यूज आपके ऑब्जेक्टिव में एंड केस स्टडी बेस्ड एक ही है। तो वी विल ट्राई टू रैप दिस सेशन एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि इतना टाइम नहीं होगा, तो हम झटपट ये सेशन में सारे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सो नॉट इवन वेस्टिंग अ मिनट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है, व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रॉपर मीनिंग ऑफ द टर्म डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड, यानी कब ऐसा माना जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हुए हैं। तो सबसे पहला है, डेट दैट ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर साइंड बाय द ऑडिटर। नहीं, इससे इशू तो नहीं हुआ, इसने तो अभी सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट दिया है। इट रिफ्लेक्ट्स द डेट दैट ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रोवाइडेड टू द एंटिटी। अभी जब इशू का बात करें तो किसको इशू का बात करें? पब्लिक को इशू का बात करें, एंटिटी को इशू का बात कर नहीं कर रहे, तो फिर बी ऑप्शन भी नहीं होगा। It reflects the date that audit is completed and sufficient appropriate audit evidence is obtained। तो उसमें हम क्या करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थोड़ी अभी आपने हमें पब्लिक को दिया है। फिर उसमें लिखा है lastly it reflects the date that audit report and audited financial statements are made available to the third party। तो ये सही है। थर्ड पार्टी को जिस दिन मिलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उस दिन कंसिडर किया जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हो गए। अभी बोले, रीड द सिचुएशंस बिलो केयरफुली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर, आइडेंटिफाई वन विच इज़ नॉट अ सब्सिक्वेंट इवेंट। तो सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है कि बैलेंस शीट की डेट के बाद, ऑडिट रिपोर्ट की डेट के पहले या ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद, एजीएम होने के पहले अगर ऑडिटर को कोई बात पता चलती है जो उसको पहले पता होती है, तो अपना ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करता है, तो उसको कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट। अभी ये 4 सिचुएशन अपने को रीड करना है, समझना है कि सब्सिक्वेंट इवेंट कौन सा नहीं है इनमें से। सबसे पहला है, अ फार्मा कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ कफ सिरप। Its profit before tax for the year 23-24 is 10 crores. Few children have died in an American nation by consumption of spurious cough syrup in September 2023. The company is trying to settle with foreign government a lump sum settlement of rupees 20 crore as on 36/24 when audit is nearing completion। तो ये तो सब्सिक्वेंट इवेंट है, इसका तो पहले एग्जिस्टेंस भी था। सितंबर 23 में आपको पता चल गया था बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो केस तो होगा। The draft financial statements of a wholesaler engaged in business of trading of TVs, washing machines, and air conditioners for the year 23-24 are ready, showing a profit before tax of 50 lakhs. A burglary of 1 crore took place in the showroom on 15/7/24 before audit report was signed। मतलब ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले ही चोरी हो गई, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसका नोट दे देगा, एंड ये भी सब्सिक्वेंट इवेंट माना जाएगा। Audit report dated 1/7/4 was issued in respect of entity engaged in extraction of certain minerals. By legislation, government has banned extraction of such minerals on 10/7/24। तो अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो क्या हुआ, गोइंग कंसर्न पे खतरा हो गया। तो ये बात अगर उसको पहले पता होती तो ऑब्वियसली उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो एडजस्टमेंट करता, तो ये भी सब्सिक्वेंट इवेंट है। An incident of fire took place in the company on 13th August, resulting in damage of inventories amounting to Rs 5 crore. The inventories are insured and the company has shown this amount as receivable from the insurance company as on 31st March in its financial statements. No further information is available as on date of signing report on 16th जुलाई 24। तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ जब बैलेंस शीट डेट और ऑडिट रिपोर्ट के बीच, तो उसको सब्सिक्वेंट इवेंट ही नहीं मिलेंगे। जब सब कुछ बैलेंस शीट डेट के पहले हुआ, मतलब वो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टेड है, तो यहाँ पे बिकॉज नो इवेंट टुक प्लेस, तो इसको सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं कहेंगे। ठीक है।
अब थर्ड है CAX is nearing completion of audit procedures during course of audit of the company. He has found nothing unusual till now. The company is earning handsome profits since last many years and has a little debt burden on it. It is also in the process of expanding its business by taking loan from bank. The bank has also granted in principle approval for lending money to the company. Which of the following statements is most appropriate in evaluation of going concern assumption followed by the company? यहाँ पे बोल रहा है कि इस कंपनी में सब अच्छा है, इस कंपनी के पास ज़्यादा डेट भी नहीं है, ये प्रॉफिट अर्निंग भी है, ये बैंक से लोन ले रही है, बैंक ने भी लोन अप्रूव कर दिया है, मतलब कंपनी का प्रोफाइल तो सही है। तो क्या इसमें ऑडिटर कैसे टेस्ट करेगा कि गोइंग कंसर्न है या नहीं है? अब गोइंग ऑडिटर को ऊपर से तो सब देख के पता चल गया है कि गोइंग कंसर्न नहीं है, सॉरी, ऑडिटर को ऊपर से तो सब देख के पता चल गया कि गोइंग कंसर्न है, तो क्या उसको इन डेप्थ इवैल्यूएशन करनी है, उसको वापस पूरा डिटेल्ड इवैल्यूएशन करना है? नहीं, वो मैनेजमेंट की प्रोसीजर्स पे या मैनेजमेंट के असर्शन पे रिलाई कर सकता है, क्योंकि आपको कंपनी के बाकी सारे चीज़ों को देख के लग रहा है कि हाँ कंपनी गोइंग कंसर्न है। अभी यही होता है कि ऐसा आपको देख के लगता है कि नहीं, बाकी सारी चीज़ों को देख के लग रहा है कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, तो फिर आपको डिटेल्ड इवैल्यूएशन प्रोवाइड करना पड़ता है गोइंग कंसर्न असेसमेंट का। Appropriateness of management assessment may be made by the auditor without performing detailed evaluation procedure. हाँ, अभी यही अगर होता कि कंपनी डेट में है, कंपनी लॉसेस अर्न करती है, फिर भी कंपनी और बैंक से लोन ली, तो क्या करना पड़ता है? डिटेल्ड इवैल्यूएशन प्रोसीजर लगाना पड़ता है, क्योंकि ऑल दीज आर इंडिकेटर्स की कंपनी गोइंग कंसर्न में नहीं चल रही है। Whose primary responsibility is to assess an entity's ability to continue as a going concern? बहुत बच्चे इसमें ऑडिटर लिख के आते हैं, ऑडिटर को कोई लेना देना नहीं, ऑडिटर को सिर्फ उस पर कमेंट करना है। हमेशा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेजमेंट की रहेगी। गोइंग कंसर्न is one of the dash fundamental auditing responsibility, fundamental accounting assumption, fundamental auditing assumption या fundamental accounting reporting फ्रेमवर्क। तो पूछ रहा है इसमें से गोइंग कंसर्न क्या है? तो गोइंग कंसर्न हमेशा याद रखना, आप 11-12 में पढ़ के आए हो कि वो एक अकाउंटिंग अजम्पशन होता है, ऑडिटिंग में उसमें कुछ रिलेटेड नहीं होता, ऑडिटर को सिर्फ कमेंट करना होता है। गोइंग कंसर्न हमेशा पहले था और हमेशा रहेगा एक अकाउंटिंग अजम्पशन। Which of the following is not an objective of auditor in accordance with SA 570? तो SA 570 किस पे? गोइंग कंसर्न पे। तो इसमें बोल रहा है इनमें से क्या ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू कंक्लूड एन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो है उसका ऑब्जेक्टिव। टू कंक्लूड वेदर एंटिटी वुड बी एबल टू पे इट्स बैंक लोन्स ऑन ड्यू डेट, नहीं, ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो बैंक लोन दे पा रही है या नहीं दे पा रही है। टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद SA 750, ये भी है, सॉरी SA 570, ये भी है। To conclude whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast a significant doubt on entity's ability to continue as a going concern, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। Which of the following is not an example of an event or a condition that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern? लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। तो मतलब आपको पढ़ना है ये सब इवेंट्स में से कौन सा ऐसा इवेंट है जो कह रहा है कि कंपनी गोइंग कंसर्न रहेगी। मतलब ये चारों इवेंट्स ऐसे इवेंट्स हैं जो बता रहे हैं कि गोइंग कंसर्न नहीं रहेगा। तो आप इन चारों में से कौन सा इवेंट ऐसा है जो आप देखोगे तो आप समझोगे गोइंग कंसर्न रहेगा। एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज, इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ऑन ड्यू डेट, करंट ईयर प्रॉफिट टर्न्स लॉस आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो ये सही है, अगर करंट ईयर प्रॉफिट हो रहा था बस डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होकर लॉस हो रहा है तो ऐसा नहीं मान सकते कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है। Following are the examples of events or conditions that may cast a significant doubt on entity's ability to continue as a going concern. Which of the following is an example of operating event? तो operating और financial दो events होते हैं ऐसे जिससे कंपनी का going concern का inability देखा जा सकता है, वो indicators होते हैं। तो इसमें पूछा है कि इनमें से operating वाला कौन सा है? तो key financial ratio, inability to pay creditors on due date, indications of withdrawal of financial support by creditors। तो ये सारे तो क्या है, देखो financial वाले हैं। shortage of important supplies, तो डी होगा। शॉर्टेज ऑफ इम्पोर्टेंट सप्लाईज जो है वो है आपका ऑपरेटिंग कंडीशन विच इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। An entity is not viewed as going concern. What is its likely impact of recording on इन्वेंट्रीज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है मतलब धंधा मंदा चल रहा है, तो मतलब जो इन्वेंट्री का वैल्यू है
वो पहले आपके कॉस्ट पे हुआ करता था या एनआरवी पे हुआ करता था, जो भी है, तो अभी एनआरवी क्या है और गिर जाएगी, एनआरवी का वैल्यू क्या है और गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि धंधा मंदा चल रहा है, आपका प्रोडक्ट कोई खरीद नहीं रहा है। एंड एज पर AS2 या इंडेस 2 अपना प्रिंसिपल क्या है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर उस पर रिकॉर्ड करना है। तो फिर अगर ऐसा दिख रहा है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है, तो इन्वेंट्री में बी रिटन डाउन। Potential effects of inherent limitation on an auditor's ability to detect material misstatements are dash for conditions that may cause an entity to cease to continue as a going concern. मतलब बोल रहा है inherent limitations on auditor's ability to detect material misstatements. इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से ऑडिटर मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ज़्यादा कर पाएगा या कम कर पाएगा, जब भी एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से हमेशा क्या होता है, हमारा जो एबिलिटी टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट्स है वो लो होता है हमेशा। जब भी इनहेरेंट लिमिटेशंस है तो गोइंग कंसर्न हो नहीं हो कुछ भी हो, पर इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से हम मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट नहीं कर पाते। If the auditor of a company concludes that the written representation are not reliable, what should be appropriate for him? तो चार सिचुएशंस दिया है, अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर को नहीं रिलायबल लगता है तो उसको क्या करना चाहिए। तो देखो तीन टाइप के ओपिनियन होते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। जब भी आपको लगे कि रिटन रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है, क्योंकि रिटन रिप्रेजेंटेशन एक ऑडिट एविडेंस का काम करते हैं, तो अगर वो रिलायबल नहीं है तो समझ जाओ आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है, यानी आपको कोई या तो एविडेंस मिला नहीं है या फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन ड्रॉ नहीं कर पा रहे। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा टिक। Which of the following statements is false? Written representations are an important source of audit evidence. ये तो सही है. If management does not provide the requested written representation, it may alert the auditor to the possibility that one or more significant issues may exist. ये भी सही है. A request for written representation in many cases may prompt management to consider such matters more rigorously, thereby enhancing the क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो मतलब बोल रहा है कि जब भी ऑडिटर रिटन रिप्रेजेंटेशन मांगेगा तो मैनेजमेंट और काम करना स्टार्ट कर दो, उससे बन जा रहा है कि ऑडिटर और बेटर काम कर रहा है, ऑडिटर और जांच पड़ताल कर रहा है। एंड लास्टली, द फैक्ट दैट मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड रिलायबल रिटन रिप्रेजेंटेशन अफेक्ट्स द नेचर और एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर ऑब्टेन्स अबाउट स्पेसिफिक असर्शंस। नहीं, ये नहीं होगा। तुमने रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन किया, ठीक है, उस चीज़ों पे और रिलाई किया, ठीक है, पर उसकी वजह से तुम दूसरे चीज़ों का असर्शन पे इफेक्ट नहीं डाल सकते, तुम दूसरे चीज़ों के लिए अज्यूम नहीं कर सकते कि वो सब भी सही है। Which of the following falls within the meaning of written representation in accordance with relevant essay? Books of accounts, financial statements, written statements by management, assertions contained in financial statements. Very easy question, and इनमें आंसर ऑप्शन में ही दे दिया है रिटन, तो वही रिटन स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट ही कंसिडर किया जाता है रिटन रिप्रेजेंटेशन। Which of the following is true about written representation? Written representation constitutes sufficient appropriate audit evidence. सही है. Written representation should be after the date of financial statement but near the reporting date of financial statements. नहीं, ये बेतुका है, ये बेतुका है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट कैन नॉट बी डेटेड बिफोर डेट ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन। हाँ, ये एकदम अप्रोप्रिएट है, क्योंकि अगर आप रिटन रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दोगे तो मैं ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाऊंगा, एंड ऑडिट रिपोर्ट का डेट मेरे रिटन रिप्रेजेंटेशन से पहले नहीं हो सकता। पहले तुम लिख के दो कि तुम ये सारी बातें अग्री करते हो, उसके बाद ही मैं अपना ऑडिट रिपोर्ट बना सकता हूँ। तो ये मेरे को इससे भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट दोनों का बात कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। या तो वो अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंसिडर किया जाता है इन एडिशन टू अदर एविडेंसेस फॉर टेस्टिंग दैट आइटम, तो वो हम मान सकते हैं, पर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट मतलब पूरा एविडेंस उसको कंस्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो आई फील दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। Essay 265 deals with auditors' responsibility to communicate with those charged on with governance in audit of financial statements. Auditor responsibility to communicate to those charged with governance deficiencies in internal control identified by auditor in audit of financial statements. हाँ, internal control के deficiencies ही communicate, इंटरनल कंट्रोल के डेफिशिएंसीज ही कम्युनिकेट होता है 265 में। 260 में
कम्युनिकेशंस विद टीसीडब्ल्यूजी के बारे में लिखा है। 265 में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल के बारे में लिखा है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरनल ऑडिट, गलती से भी कंफ्यूज होके भी इंटरनल ऑडिट मत लिख के आ जाना, उसका डेफिशिएंसीज ऑल्टर का काम नहीं है कम्युनिकेट करने का, तो हमेशा याद रखना सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल ऑल्टर कम्युनिकेट करेगा। Significant deficiencies in internal control may exist even though auditor has not identified misstatements during the audit. हाँ ये सही है. Cannot exist when auditor has identified any misstatements during the audit. नहीं ये ऐसा थोड़ी बोला है कहीं. Are only dependent on actual occurrence of misstatements. नहीं, deficiencies तो हो ही सकती है internal control में, उसमें actually misstatement होगा या possibility होगा तब ऐसा होगा, ऐसा थोड़ी है. The first option is correct. An effective two-way communication established by the auditor with those charged with governance is important for a number of reasons. Which of the following is not a reason? तो बोल रहा है कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट तो बहुत सारे रीजंस के बारे में वो हमें भी पता है, पर इनमें से क्या रीजन नहीं है. इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग मैटर्स रिलेटेड टू ऑडिट, तो ये तो रीजन है. इट हेल्प्स इन द ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ये भी है. It helps those charged with governance in fulfilling the responsibility to oversee the financial reporting process. And lastly, it helps those charged with governance to accurately know about future prospects of the company. ये गलत है, ये गलत है. ऑडिटर आपको डेफिशिएंसीज बता देता है, ऑडिटर आपको कम्युनिकेशन बता देता है, पर ऑडिटर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है कि आपको फ्यूचर के बारे में भी बता दे. फ्यूचर के बारे में आपको नहीं पता चलेगा इससे. The auditor of a company communicates significant findings from audit with those charged with governance in the company. Which of the following is false in regard to the communication made? Evaluation of adequacy of communication process is required on the part of auditor. हाँ तो वो देख सकता है कि क्या उसको communicate करना है क्या नहीं करना है. Plan, scope and timing of audit also has to be communicated. हाँ ये भी कम्युनिकेट करना पड़ता है, बिकॉज जिसके साथ आपको काम करना है उसको तो बताना पड़ेगा नहीं कि मैंने ये ऐसे ऐसे प्लान किया, तभी तो आपका साथ दे पाएगा. कम्युनिकेशन ऑफ रैशनल बिहाइंड ऑडिट प्रोसीजर इज नेसेसरी, नहीं ये फॉल्स है, ये फॉल्स है. तुमको ये थोड़ी बताना है कि हम क्यों ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं. अब भी तुम ये भी बता देगा क्यों लगा रहे हैं, क्या ढूंढने के लिए लगा रहे हैं. तो अगर उसने ऐसा कुछ किया तो पहले ही छुपा देगा. तो कम्युनिकेशन बिहाइंड रैशनल जरूरी नहीं है. Which of the following is false regarding communication of misstatements identified during the course of audit? The auditor should request those charged with governance for correction of identified misstatements. True. Auditor तो बोलेगा ही कि आप अपना financial statement सुधारिए. The auditor should obtain written representation acknowledging management belief that effect of uncorrected misstatements is material. नहीं, immaterial. उसको ये स्टेटमेंट लेना होगा मैनेजमेंट से, जहां मैनेजमेंट कह दे कि हाँ जो भी अब बचा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जितने भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स बचे हैं वो इममटीरियल है, वो मटीरियल नहीं है, ताकि वो उनसे लिखवा ले कि जो भी गलतियां तुमने छोड़ी है तुम खुद देख लो वो इममटीरियल है या नहीं है. तो अभी तुमको मैं बोलूँ कि ऑडिट का पेपर अटेम्प्ट करके और उसमें मैं तुमको बोलूँ कि अगर तेरे को नहीं आएगा तो तुम क्वेश्चन छोड़ देना, तो मैं अभी क्या लिखवाऊंगी कि ऐसा क्वेश्चन छोड़ना जो ज़्यादा मार्क्स का नहीं हो. अगर तुम यही लिखेगा कि ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ना है तो फिर पेपर क्यों अटेम्प्ट कर रहा है. तो हमेशा ये लिखवाना है मैनेजमेंट से कि जो इफेक्ट बचा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मिसस्टेटमेंट्स का वो इममटीरियल है. ये फॉल्स है. The auditor has no obligation to perform any audit procedure regarding financial statements after the date of audit report. However, when after the date of auditor's report but before the date of financial statements are issued, a fact comes to known to the auditor that had it been known to the auditor at the date of audit report may have caused the auditor to amend the auditor's report. The auditor shall, ये पूरा जो लैंग्वेज है ये 560 का लैंग्वेज, ये उसका क्रक्स है उस ऐसे का. वो यही बोलता है कि अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया है, ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं किया बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकल गया एंड उसके बीच में कुछ भी इवेंट्स होता है, तो आपका जिम्मा क्या बनता है कि आप अपना ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करो, आप उस इवेंट को कंसिडर करो एंड उसके बाद देखो कि उस इवेंट का प्रॉपर इफेक्ट दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया. तो उसके बाद पूछ रहा है कि ऑडिटर क्या करेगा. तो ऑडिटर हमेशा DDI करेगा, डिस्कस करेगा मैनेजमेंट से कि वो क्या करने वाले, डिटरमाइन करेगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एंड फिर ये देखेगा इंक्वायर कि हाउ विल मैनेजमेंट टेक दैट इफेक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो सबसे पहले वो डिटरमाइन करेगा मैनेजमेंट से बात करके
कि ये मैटर रिपोर्टेबल है या नहीं है, फिर वो डिस्कस करेगा मैनेजमेंट से कि वो कैसे इफेक्ट लेने का कोशिश करे एंड इंक्वायर करेगा लास्टली एंड समझेगा कि उसका इफेक्ट होगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो DDI तीनों इन्होंने लिखा है यहाँ पे, तो ऑल ऑफ द अबव होगा मेरा आंसर। ठीक है, which of the following is not an example of subsequent event occurring between the date of financial statements and date of audit report? ये तो है, event occurring on the date of financial statements नहीं, ये सब्सिक्वेंट इवेंट क्या हुआ, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने नहीं उससे पहले, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने वाले तो इससे पहले एडजस्टमेंट हो गया, तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट क्या हुआ, सब्सिक्वेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद से जो जितने सारे इवेंट स्टार्ट होते हैं, तो बी इज द आंसर। A company is engaged in the business of obtaining eggs from 1 day old chicks. Which of the following is not an example of an event or condition that may cast significant doubt on the ability of the company to continue as a going concern? ये सब में पूछा है, ये चारों में क्या ऐसा है जो कंपनी की गोइंग कंसर्न को इफेक्ट नहीं करेगा? अगर ये चारों कंडीशन हो गए तो इन चारों में भी गोइंग कंसर्न इफेक्ट नहीं होगा। मोर्टैलिटी ऑफ 90% लाइफ स्टॉक ऑफ द कंपनी, अरे भाई उसकी तो कंपनी डिपेंडेंट चिक्स और लाइफ स्टॉक पे है, तो इससे तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो गोइंग कंसर्न तो डूबेगा। Decision by the government to ban commercial rearing of birds amidst protest by activists, इसमें भी गोइंग कंसर्न डूबेगा। अगर गवर्नमेंट बोल देगा कि चिक को रेयरिंग के लिए यूज़ नहीं करना है, मीट के लिए यूज़ नहीं करना है, इसके लिए यूज़ नहीं करना है, उसके लिए यूज़ नहीं करना है, तब फिर वो क्या बेचेगा, किसको बेचेगा, कहाँ से बेचेगा, तो इसमें भी गोइंग कंसर्न गॉन, कंपनी बंद हो जाएगी। शिफ्टिंग ऑफ फार्म लेबर टू respective villages due to मनरेगा scheme of government causing acute scarcity throughout the year, फिर वो कहाँ बेचेगा, फिर वापस वही क्वेश्चन आ जाएगा कि वो बेचेगा कहाँ, जब विलेजेस में शिफ्ट हो जाएगा तो किसको बेचेगा, तो इससे गोइंग कंसर्न होगा। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फीड ऑफ चिक्स बाय 20% ड्यूरिंग द ईयर, इससे गोइंग कंसर्न इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा थोड़ा खर्चा बढ़ेगा पर 20% खर्चा बढ़ेगा, उतना तो तुम अपना इनकम बढ़ा सकते हो। बट ऊपर ये जो 3 कंडीशन है उसमें तो प्रॉब्लम चिक के साथ ही है, उसको वो चिक को ही ले जा रहे हैं, जो तुम्हारा प्रोड्यूसिंग मटेरियल है उसी को ले जा रहे हैं, तो तुम खाना कैसे दोगे, तुम कुछ भी तुम्हारा जो एंड प्रोडक्ट है वो लोगों को कैसे पहुंचाओगे। सो ऊपर का 3 कंडीशंस अगर होता है तो गोइंग कंसर्न विल बी ऑब्वियसली अफेक्टेड, लास्ट कंडीशन में नहीं होगा गोइंग कंसर्न इफेक्ट। Which of the following is correct? Written representations are necessary information that auditor requires in connection with audit of entities financial statements, ये तो correct है। Similar to responses of inquiries, written representations are audit evidence, ये भी correct है। Written representation are expected from those responsible for preparation and presentation of financial statements, ये भी absolutely correct है। Written representations provide necessary audit evidence and also they provide sufficient appropriate audit evidence on their own without any matters with which the डील, नहीं ऐसा नहीं है, उसके साथ कोई तुमको कोलैबोरेटिव एविडेंस चाहिए, मतलब उसके साथ साथ तुमको कोई एविडेंस चाहिए, तो वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं, अप्रोप्रिएट जरूर हो सकता है पर सफिशिएंसी लाने के लिए तुमको किसी के साथ उसको मिलाना पड़ेगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। हम बात है डिस्क्रिप्टिव पे। एज ऑलवेज हम केस स्टडी स्किप करेंगे, पूरा एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आंसर कर पाए बिना केस स्टडी के तो क्वेश्चन आंसर करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो फिर केस स्टडी पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहला, एज रिगार्ड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर अबव कंसर्निंग इशू ऑफ गोइंग कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। पहला ही क्वेश्चन बोल रहा है केस स्टडी पढ़ो, तो पढ़ते आओ। CA Gaurav Gogoi is about to conclude audit of a company. It has been noticed during the course of audit that there is a shortage of important raw material supply being imported from China due to prevailing geopolitical situation. The company has shared with him its plan to deal with the situation. He is satisfied with the assessment of the company for dealing with the matter. The issue is disclosed in financial statements and considering management's assessment, it is felt that the use of going concern assumption by a company in preparation of financial statement is appropriate. मतलब उन्होंने अपना प्लान भी बता दिया है और ऑडिटर को लग रहा है चलो ये निकल जाएंगे इस सिचुएशन से एंड इनका गोइंग कंसर्न बरकरार रहेगा। Besides, he also wants to be sure that all subsequent events till now has been considered and accounted for wherever necessary in the financial statements. तो यहाँ पे उन्होंने बात किया है ऐसे 570 का, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं ऐसे 560 का, एंड अब आ जाएंगे वो रिटन रिप्रेजेंटेशन ऐसे 580 पे। तो अपना क्वेश्चन ऐसे 570 से रिलेटेड था, तो इसमें पूछा है कि
मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑडिटर ओपिनियन क्या होगा, तो ऑडिटर बेटर सेटिस्फाइड है कि ठीक है समझ में आ गया उसको, उसका जो क्लाइंट का प्लान है दैट इज सर्वाइवेबल एंड उसका गोइंग कंसर्न इफेक्ट नहीं होगा, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, तो ऑडिटर शुड एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, पर मेरे को ऐसा लगता है ऑर्डर को एक नोट देना चाहिए कि ऐसा कुछ कंपनी में चल रहा है एंड कंपनी सर्वाइवेबल है, ताकि शेयर होल्डर्स को भी पता चले, शेयर होल्डर्स के मन में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कहीं गोइंग कंसर्न की वजह से कंपनी सर्वाइवेबल ही नहीं है और ऑर्डर बेकार में अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे गया, तो ऑर्डर को एक नोट कहीं देना चाहिए। ऑर्डर शुड एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन एज मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिलेटेड, नहीं मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन देने का तो कोई बात आता ही नहीं है। Besides expressing an unmodified opinion, the order report shall include a separate section under the heading Material Uncertainty relating to going concern, drawing attention to the note in which disclosure is made in financial statements along with related matters. This is the most appropriate answer. यहाँ पे going concern effect नहीं हो रहा, पर हो सकता है, और कंपनी ने उसके लिए प्लान बनाया है, कंपनी उसको कॉम्बैट कैसे करेगी उसने सोच लिया, तो यहाँ पे आपको एक नोट देना पड़ेगा बस। As regards going concern basis of accounting is concerned, which of the following is true? A company showing net loss in its financial statements is essentially not a going concern. Following going concern assumption of accounting is primary duty of auditor. ये तो थोड़ा मैनेजमेंट का है, ये भी फॉल्स है, सिर्फ ऐसा नेट लॉस से ऐसा नहीं होता है कि कंपनी डूब गई। इन केस अ कंपनी इज not a going concern, its financial statements must be prepared on liquidation basis. This is absolutely true. अगर going concern है तो अकाउंट्स कहता है accrual basis पे बनाओ, पर अगर going concern नहीं है, मतलब तुम्हारी कंपनी बंद होने वाली है, तो liquidation basis पे बनाओ, ताकि शेयर होल्डर्स को पता चले कि वो कितना किससे रिकवर कर पाएंगे। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए बता दूं, गोइंग कंसर्न है तो अक्रूवल assumption, गोइंग कंसर्न नहीं है तो लिक्विडेशन प्रिंसिपल। Which of the following is true in respect of auditor's responsibility in respect of subsequent events? There is no obligation for an auditor to perform audit procedures for event occurring between the date of financial statements and date of audit report. This is false. उसका obligation है. There is no obligation for an auditor to perform auditor's duty after signing audit report, even if he comes to know of an event which he had known earlier would have caused him to amend the ऑडिट रिपोर्ट, तो ये भी फॉल्स है, उसके लिए भी उसका ऑब्लिगेशन बनता है। अगर उसे ऐसा लगता है कि ये मुझे पहले पता होता तो मैं अपना ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करता, तो आपको करना पड़ेगा। द ऑडिटर हैज़ टू रिलाई upon written representation of management regarding subsequent events. He has no other means to know of such events false. वो टेस्ट कर सकता है, वो इवेंट देख सकता है, वो इवेंट समझ सकता है, उसको जांच कर सकता है एंड उसको समझ में आए उसके बाद वो आगे उसके साथ बढ़ सकता है। The auditor should perform necessary audit procedures to know about events occurring between the date of financial statements, date of audit report. हाँ, ये absolutely correct है, ये इन्होंने जो बोला ये एकदम सही है। Last D will be the correct option. I'm really sorry but the pencil has stopped working. तो आप अपने copies या notebooks जहाँ पे भी आप कर रहे हो वहाँ पे D mark कर लो, D is the correct answer. As regards use of qualifying language in the written representation, which of the following is most appropriate? It is reasonable for the auditor to accept such wording if the auditor is satisfied with that representations are being made by those with appropriate responsibilities and knowledge of matters included in the representation. हाँ, तो क्वालिफाइंग लैंग्वेज तो चलेगा बट ओनली व्हेन ऑडिटर इज सेटिस्फाइड। सो ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, बट बी सी डी भी पढ़ते हैं। रिटन रिप्रेजेंटेशन शुड बी अनकंडीशनल, नहीं ऐसा नहीं होता है, बहुत बार क्वालिफाइंग लैंग्वेज यूज करना पड़ता है ताकि यू गेट टू नो द रिटन रिप्रेजेंटेशन बेटर। Such a wording dilutes intent of written representation. However, it can be accepted by auditor only in exceptional circumstances. नहीं, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा। Qualifying language in written representation is compulsory. नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर क्वालिफाइंग लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं तो वेल एंड गुड, उसको और अवॉइड करो, बेटर क्लैरिटी रहेगा। जितना सिंपल रहेगा रिटन रिप्रेजेंटेशन उतना ईजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। तो ए इज़ द आंसर। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, मेरी पेंसिल नहीं काम कर रही, तो अगर आप जहाँ पे भी मार्किंग कर रहे हैं वहाँ पे कर लें। क्वेश्चन 3 का जो हमने आंसर डिसाइड किया वो डी था एंड क्वेश्चन 4 का आंसर ए है। As regards auditor's responsibility regarding matters communicated orally with those charged with governance, which of the following is most appropriate? Matters communicated orally have to be documented, stating when and to whom
दीज आर कम्युनिकेटेड। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर। फिर भी हम सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे। अगर आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर देखते हो ना, तो वहाँ पे भी आपको दिया गया है कि स्पेशल एरियाज में कि आपको क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट करना चाहिए ऑडिट के रिलेशन में। तो उसमें बताया गया है कि जितना सिग्निफिकेंट कम्युनिकेशन होता है TCWG मैनेजमेंट या किसी और के साथ, वो आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। क्या कम्युनिकेशन हुआ ये डॉक्यूमेंट करना चाहिए, किसके साथ कम्युनिकेशन हुआ ये डॉक्यूमेंट करना चाहिए, and उसका आंसर क्या है ये भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए। मैटर्स कम्युनिकेटेड ओरली नीड नॉट टू बी पुट इन राइटिंग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम ऑडिटर्स हैं, हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे पूरा एक अलग ऐसे है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कुछ भी ओरली एक्सेप्ट करें। फिर matters communicated orally need not to be put in writing, again wrong. Matters communicated orally have to be communicated by the matters communicated orally have to be documented by the author stating to whom these were communicated. सिर्फ whom नहीं होगा, सिर्फ whom नहीं होगा, when भी होगा। कब communicate किया ये भी important है कि प्लानिंग फेज में क्या, ये फेज में क्या, कंप्लीशन फेज में क्या, ताकि उसके आगे जो आपका रिजल्ट फॉरवर्ड प्रोसीजर्स है वो जो भी आपकी फाइल देखे वो समझ पाए। तो इसका ऑप्शन होगा ए। अगेन एंड अगेन सेम पेंसिल नहीं काम करी। क्वेश्चन 3 का आंसर होगा डी, क्वेश्चन 4 का आंसर होगा ए, एंड क्वेश्चन 5 का आंसर होगा अगेन ए। So this was it for today's session, and if you like the session, do like, share, subscribe, and ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। जिनको ज़रूरत है उनको पहुँचाओ, जिन्होंने ऑडिट की क्लासेस नहीं ले रखी उनको पहुँचाओ, एंड हेल्प आउट द स्टूडेंट्स हु आर इन डायर नीड, बिकॉज ऑडिट में MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिट में बहुत बच्चे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते, तो अगर आप MCQs अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो तो हाफ द रेस इज ऑलरेडी वन। सो that was it, and stay tuned for the upcoming episodes. Thank you.